नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? आपके पास ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की या हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत सारे साथियों ने इसका उत्तर गलत बता दिया है। प्रश्न को ध्यान से सुनना है आपको। प्रश्न पूछा गया है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि उर्दू भाषा की लिपि क्या है, तब आपका उत्तर होगा फारसी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है और इसका रचना काल क्या है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह ग्रंथ जो है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, 1938 ईस्वी का। यह इनका अधूरा ग्रंथ माना जाता है। इसमें इन्होंने भक्ति काल तक ही वर्णन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है बोडो, मैथिली, डोगरी या भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है। आप जानते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश और परछाई किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है जीवनी, रिपोर्टाज, एकांकी या निबंध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि प्रकाश और परछाई किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रकाश और परछाई एक एकांकी विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। आपके पास ऑप्शन है कृष्ण शतक, हिमतरंगिणी, कुमकुम या ठंडा लोहा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिमतरंगिणी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, 1949 ईस्वी की। ठीक है। अब आप लोगों ने बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला। बताइए, हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बिल्कुल सही, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब दिया गया था? 1955 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे कि कृष्ण शतक किसकी रचना है। कृष्ण शतक हरियुत जी की रचना है, 1882 ईस्वी की। ठीक है। ब्रज भाषा में लिखी गई है ये। कुमकुम, बताइए किसकी रचना है कुमकुम? बिल्कुल सही। कुमकुम जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, 1936 ईस्वी की। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है, 1952 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य या रामानंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना है? आपके पास ऑप्शन है चंदायन, चित्रावली, पद्मावत या मृगावती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है।
रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना मृगावती को माना है। अब आप लोगों ने बताना है कि मृगावती किसकी रचना है और इसका रचना काल क्या है। बिल्कुल सही, मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है 1503 ईस्वी की। अब हम बात करेंगे कि चंदायन के रचनाकार कौन है। बताइए, चंदायन के रचनाकार कौन है। मुल्ला दाऊद है और चंदायन 1379 ईस्वी की रचना है मुल्ला दाऊद की। ठीक है। चित्रावली, बताइए, पिछली क्लास में ही हमने चर्चा की थी, किसकी रचना है और इसका रचना काल क्या है। बिल्कुल सही, चित्रावली जो है वो उस्मान की रचना है 1613 ईस्वी की। पद्मावत जयसी की रचना है 1540 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। अकाल पुरुष गांधी जो जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है ये। ठीक है। और इसका रचना काल क्या है, तो 1968 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, आलवार भक्त किसको कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है राम भक्तों को, वैष्णव भक्तों को, शिव भक्तों को या कृष्ण भक्तों को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आलवार भक्त किसको कहा जाता है और साथ में आपने ये भी बताना है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वैष्णव भक्तों को आलवार भक्त कहा जाता है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, तो 12 है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि जो आलवार महिला भक्त थी उनका नाम क्या था। ठीक है, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ लिया है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो आलवार महिला भक्त थी उनका नाम क्या था। हमारा अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव कहानी की सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। आपके पास ऑप्शन है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देती हूँ। आपके पास ऑप्शन है अनमेल विवाह की समस्या को, दहेज प्रथा को, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को, किसानों के निर्धनता को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। भोला राम का जीव कहानी की सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को। किसकी कहानी है ये भोला राम का जीव, इसके रचनाकार कौन है। हरिशंकर प्रसाई जी की कहानी है ये। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है। आपके पास ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, दोहा चौपाई या कविता सवैया। कवित सवैया होगा यहाँ पे। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का उपनाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है एक भारतीय आत्मा, उपन्यास सम्राट, कलम का जादूगर या कठिन काव्य का प्रेत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रेमचंद का उपनाम क्या है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेमचंद का उपनाम उपन्यास सम्राट कहा जाता है इन्हें। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी का उपनाम है। ठीक है। और कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशवदास को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम पहचानिए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है पल्लव, युगांत, गुंजन, युगवाणी। ऑप्शन नंबर 2 में है पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगांत। ऑप्शन नंबर 3 में है पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। ऑप्शन नंबर 4 में है गुंजन, पल्लव, युगांत और युगवाणी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। रचना काल के हिसाब से बताना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवाणी। पल्लव का रचना काल क्या है? 1928 ईस्वी। गुंजन का 1932 ईस्वी और युगांत का 1936 ईस्वी और युगवाणी का 1939 ईस्वी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? आपके पास ऑप्शन है 3, 10, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? तो 5 अंक हैं। अंधा युग किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती का नाटक है 1955 ईस्वी का। किसका नाटक है ये? धर्मवीर भारती का। और इसमें कुल कितने अंक हैं? तो 5 अंक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? आपके पास ऑप्शन है हुंकार, रश्मिरथी, उर्वशी या परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और कब दिया गया, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। उर्वशी पर जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1972 ईस्वी में। और उर्वशी जो है रचना, इसका रचना काल क्या है? तो 1961 हाँ 1961 ईस्वी की रचना है उर्वशी। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हुंकार जो इनकी रचना है इसका रचना काल क्या है? तो 1938 ईस्वी की रचना है ये। सॉरी, रश्मिरथी 1952 ईस्वी की रचना है। ठीक है। और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी की रचना है। ये चारों रचनाएं जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की हैं और इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1914 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1915 ईस्वी या 1911 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है और इसके कहानीकार कौन है, ये भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है। किसकी कहानी है ये? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है हार की जीत, हार की जीत, सुदर्शन, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती, बंद गली का आखिरी मकान, पांडे बेचन शर्मा ओग या परिंदे निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। बंद गली का आखिरी मकान पांडे बेचन शर्मा उग्र का उग्र की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल सही। बंद गली का आखिरी मकान जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। हार की जीत सुदर्शन की रचना है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की रचना है। और बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की रचना है। और परिंदे निर्मल वर्मा की। हमारा अगला प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? आपके पास ऑप्शन है सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है और इसका रचना काल क्या है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अलका चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है और चंद्रगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, इसका रचना काल क्या है? तो 1931 ईस्वी। ठीक है। और सज्जन जयशंकर प्रसाद जी का पहला नाटक माना जाता है। इसका रचना काल है 1910 ईस्वी। स्कंदगुप्त का क्या है, बताइए। स्कंदगुप्त का क्या है?
बिल्कुल सही, 1928 ईस्वी। और अजातशत्रु का 1922 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्भुज दास के गुरु का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सूरदास, विठलनाथ या कुंभन दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चतुर्भुज दास के गुरु का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चतुर्भुज दास के गुरु का नाम क्या था? तो विठलनाथ था। और कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि चतुर्भुज दास के पिता का नाम क्या था, तब आपका उत्तर क्या होगा? चतुर्भुज दास के पिता का नाम क्या था? तो कुंभन दास था। और चतुर्भुज दास के गुरु का नाम क्या था? तो विठलनाथ था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? प्रश्न एक बार रिपीट, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? आपके पास ऑप्शन है कवि वचन सुधा, सरस्वती, हंस या इंदु पत्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सरस्वती पत्रिका में जो है वो हिंदी कहानी को महत्व दिया है सबसे पहले। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे और सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में ही चर्चा की थी कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे और संपादक कौन थे। अब हम बात करेंगे कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। तो कवि वचन जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। हंस पत्रिका के मुंशी प्रेमचंद जी थे। इंदु पत्रिका के जयशंकर प्रसाद जी थे। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे और संस्थापक कौन थे। साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोगों को आज थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है क्योंकि मेरा गला खराब है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।